नेक्स्ट हम मीज़ल्स पढ़ लेते हैं, जिसको हम रोबियोला भी कहते हैं, ठीक है। और ये एक्यूट हाईली इन्फेक्शस डिजीज़ होती है बच्चों की, ठीक है, ये भी वही है। और इसमें फ़ीवर होता है, और इसके अलावा वही है कि तीनों हमारे पास इन्वॉल्व हो जाते हैं, आई, नोज़ एंड माउथ, ठीक है, मतलब थ्रोट। जिसमें आई में क्या होता है, रेडनेस ऑफ आइज़ होती है, और वहाँ पे लैक्रिमेशन होती है आइज़ की, ठीक है। और अगर हम बात करें नीचे आए नोज़ की तरफ, तो वहाँ पे क्या होता है, नोज़ में हमारे पास जो है वो स्नीजिंग होती है, कोराइज़ा। और इसके अलावा जो है ना आपके वो थ्रोट में अगर देखें तो कफ होती है बच्चे को बहुत ज़्यादा, ठीक है, साथ फीवर वगैरह भी होता है, और टिपिकल रैश होती है इसकी। तो ये मीज़ल्स है। अभी तक हमने जितने भी पढ़े ना, तो उसमें रैश होती है, ये सारे सिम्टम्स जो है वो सेम आ रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एपिडेमियोलॉजीज़ की आ जाती है कि इसमें जो एजेंट होता है ना वो मीज़ल्स वायरस होता है। और मीज़ल्स वायरस ऐसा होता है जिसकी फैमिली क्या है, पैरामिक्सो वायरस, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है इसका, केस ऑफ मीज़ल्स। इन्फेक्टिव मटीरियल्स का क्या होता है, जो ऑब्वियसली जो सिक्रीशंस होंगी, रेस्पिरेटरी है ना इन्फेक्शन, तो नोज़, थ्रोट और इसकी जो हमारे पास सिक्रीशंस होती हैं वही इसके इन्फेक्टिव सोर्स होंगी। कम्युनिकेबिलिटी की बात करें ना, तो ये आपने याद रखना है डिफरेंस इसका ना चिकन पॉक्स है। चिकन पॉक्स में हमने देखा था कि जो रैश होती है उसके 1 से 2 दिन पहले और 4 से 5 दिन बाद तक जो है वो कम्युनिकेबल होती है। लेकिन यहाँ पे आपने याद रखना है इसकी जो प्रोड्रोमल स्टेज होती है ना, इसके 3 स्टेजेस पढ़ेंगे, प्रोड्रोमल स्टेज, इरप्टिव स्टेज और हमारे पास पोस्ट मीजल स्टेज। तो इसकी जो प्रोड्रोमल स्टेज होती है ना, उस दौरान हमारे पास जो इसका होता है ना कम्युनिकेबिलिटी हाई होती है। इसके अलावा जो इरप्टिव स्टेज होती है उसके शुरू वाले जो एरिया होता है ना, शुरू वाला टाइम, उस दौरान जो है ना इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी एज की बात करें ना, तो आपने जब चिकन पॉक्स पर आता तो उसमें आपने याद रखा था कि बच्चे जो होते हैं ना 10 साल से कम वाले, उनके अंदर ज़्यादा ये डिजीज़ होती है। लेकिन अगर हम बात करें ना अडल्ट्स की, तो उनके अंदर जो ये डिजीज़ होती है ना वो होती है सॉरी अडल्ट्स में भी होती थी वहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो 3 साल के अंदर अंदर इसकी डिजीज़ होती है, ठीक है। 6 मंथ से तो 3 साल के बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर ज़्यादातर ये मीज़ल्स वायरस जो है वो इन्फेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ये ओल्डर एज में भी जा सकती है, ठीक है। और अगर हम सेक्स की बात करें तो ये दोनों मेल और फीमेल्स में इक्वली हो सकती है। इम्यूनिटी की बात करें तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी इसकी होती है एक दफ़ा जब हमारे पास इन्फेक्शन हो जाए। न्यूट्रिशन की आपने बात याद रखी है, जो मेलनरिश्ड बच्चे होते हैं ना उनके अंदर ये इन्फेक्शन ज़्यादा कॉज करता है, ठीक है। और वो ख़तरनाक होते हैं अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। खुद भी उनके अंदर इन्फेक्शन होता है मीज़ल्स, और दूसरों को भी ये ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो इसका कोई पर्टिकुलर सीज़न नहीं होता, किसी भी सीज़न में भी हो जाती है। लाइक चिकन पॉक्स था वो जस्ट हमारे पास विंटर सीज़न में थी और हीट लेबाइल थी, लेकिन ये वाला जो वायरस है ना, ये जो है ना किसी भी सीज़न में आ सकता है। और प्लेस इसकी क्या होती है कि जो ओवर क्राउडिंग और सैनिटेशन प्रॉपर ना हो और प्रोटेक्टिव मेजर्स ना हो, वहाँ पे ज़्यादा डिजीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसमिशन इसकी आ जाती है, तो आपको पता है कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू है, और जो है कॉन्टेक्ट्स के थ्रू है। यहाँ हमारे पास जो है ना आर्टिकल्स जो सॉइल होते हैं उनके थ्रू हो सकती है इनडायरेक्टली, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें ना, तो जब ऑनसेट ऑफ फीवर होता है ना, तो 10 डेज़ फ्रॉम द एक्सपोजर टू ऑनसेट ऑफ फीवर, ठीक है। मतलब कि एक्सपोजर जब हुआ, ठीक है, 10 डेज़ फ्रॉम द एक्सपोजर, जब एक्सपोजर हुआ उसके 10 दिन तक एक्सपोजर हुआ, 10 दिन गुजरे फीवर, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और हमारे पास जो है 14 डेज़ टू द अपीयरेंस ऑफ रैश, और रैश से 14 दिन पहले तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है। तो इसके जो क्लिनिकल फीचर्स है उसमें हम 3 स्टेजेस पढ़ेंगे। प्रोड्रोमल स्टेज होती है इसकी, ठीक है। दूसरी इसकी होती है इरप्टिव स्टेज, और इसकी पोस्ट मीजल स्टेज। तो उनके नाम से पता चल रहा है प्रोड्रोमल में क्या होता है कि इसके जो छोटे मोटे साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट को फीवर हो जाता है, ठीक है। उसी तरह हमारे पास फीवर होगा उसको, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि आइज़, नोज़ एंड थ्रोट, ठीक है। आइज़ में रेडनेस, ठीक है, लैक्रिमेशन। नोज़ में क्या होगा, स्नीजिंग और कोराइज़ा। और आपके जो है थ्रोट में कफ होगी, ठीक है। तो ये पेशेंट को साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, वॉमिटिंग, डायरिया भी हो सकता है। और इसमें जो मोस्ट प्रॉपर जो इसकी होती है इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि इस पर कॉप्लिक स्पॉट्स होते हैं, ठीक है। जब वो हमारे नीचे वाले होते हैं ना, लोअर 1 to मोलर्स, ठीक है, इनके ऑपोजिट ना छोटे छोटे स्पॉट्स बन जाते हैं वाइट कलर के ना। उनकी बेस जो है वो रेड कलर की होती है, ऊपर छोटे छोटे वाइट डॉट्स बन जाते हैं, तो इनको हम कॉप्लिक स्पॉट्स कहते हैं, यहाँ पे होते हैं ये, ठीक है। और ये 10 दिन आफ्टर इन्फेक्शन स्टार्ट होती है, प्रोड्रोमल स्टेज। इन्फेक्शन हुआ, 10 दिन गुजरे, ठीक है, तो ये प्रोड्रोमल स्टेज स्टार्ट हो जाती है, और 14 दिन के अंदर अंदर ख़त्म होती है, ठीक है। फिर इसकी इरप्टिव स्टेज आ जाती है। इरप्टिव स्टेज में क्या होता है, जो रैश पेयर हो जाती है। तो इसकी जो रैश होती है वो हमारे पास ज़्यादातर आपने याद रखना कानों के पीछे से शुरू होती है और नीचे डिसेंडिंग ऑर्डर में जाती है, ठीक है। और उसी अगर उसने ख़त्म होना होता है, मतलब पेशेंट ने रिकवर करना होता है, तो उसी जो है ना, उसी जो है सीक्वेंस से वो ख़त्म होती है। मतलब कानों के पीछे से स्टार्ट होती है, नीचे जाती है, और अगर ख़त्म होना है तो उसी तरह कानों के पीछे से पहले ख़त्म होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी जगहों से, ठीक है, सेम ऑर्डर में ख़त्म होती है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने याद रखना है कि जब जो पेशेंट होता है ना जिसके अंदर ये वायरस होता है, तो उसके जो प्रोड्रोमल फेज़ होता है ना, ठीक है, उसमें और जो हमारे पास रैश के जो पहले 2-5 दिन होते हैं, उसके अंदर जो पेशेंट का जितने भी सिक्रीशंस होती हैं ना, टीयर्स, नेज़ल, थ्रोट सिक्रीशन, यूरिन, ब्लड, उस सब में इसका जो है ना वायरस प्रेजेंट हो रहा होता है, ठीक है। और आपने ये बात याद रखनी है, इसकी जो रैश होती है वो क्यों अपेयर होती है।
क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है ना, उसमें इम्यूनिटी अगर हो ना, तो हमारे टी सेल्स जो है ना वो जाके वायरस के साथ अटैक करते हैं। जब उसके ऊपर अटैक करते हैं तो रैश अपीयर हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये अपीयर होती है। और ऑब्वियसली जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं उनके अंदर इस तरह की रैश अपीयर नहीं होगी, क्योंकि उनके अंदर इस तरह के टी सेल्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपकी पोस्ट मीजल स्टेज आती है, जिसमें जब ये वायरस अटैक करके चला जाता है, तो उसके बाद पेशेंट के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो ये है कि बच्चा जो है उसका वेट लॉस हो गया होता है, वीक हो गया होता है बेचारा, ठीक है। और उसके अंदर ग्रोथ रिटार्डेशन के साइंस आते हैं, डायरिया होता है, उसको पायोजेनिक इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर पेशेंट को पहले से टीबी था तो वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के साइंस आते हैं। फिर पोस्ट मीजल स्टेज में ये है कि उसका जो है वो हमने पढ़ लिया कि वेट वगैरह कम हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस की क्या होती हैं? उसी तरह के निमोनिया हो सकता है, इंसेफेलाइटिस हो सकता है, ठीक है। और हार्ट को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, मायोकार्डाइटिस हो जाता है, ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, ठीक है। इसकी जो कॉम्प्लिकेशन मेन होती है ना, वो इसका होता है SSPE, जिसमें क्या होता है सेक्युलराइजिंग जो है ना हमारे पास इसका हो जाता है इंसेफेलाइटिस, ठीक है। उसमें क्या होता है एक्चुअली पेशेंट को पैरालिसिस की तरफ भी जा सकता है, उसकी जो इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, मसल रिजिडिटी होती है, कोमा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मसल रिजिडिटी, और पेशेंट जो है वो कोमा की तरफ जा सकता है। तो इसकी मेन कॉम्प्लिकेशन ये है। अगर प्रेगनेंसी की बात की जाए तो अगर वहाँ पे आपको मीजल्स वायरस मिलता है तो वहाँ पे स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो सकती है और बर्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो बच्चा पैदा होता है उसको फिर मीजल्स की वैक्सीन वगैरह देते हैं। उसके बाद इसकी कुछ पॉइंट्स हैं कि जो मीज़ल्स होती है ना, इसके वायरस की वजह से क्या होता है बच्चे के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हम उसकी ट्रीटमेंट में ये होता है कि बच्चे को जो है ना विटामिन ए भी देना होता है, ताकि विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस ना हो, और जो इसकी वजह से होती है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो प्रिवेंशन कंट्रोल में इसके जो वैक्सीन यूज़ होती है, प्रिवेंशन कंट्रोल वही है कि हर नोटिफिकेशन, आइसोलेशन, डिसइंफेक्शन वगैरह। लेकिन इसकी जो वैक्सीन यूज़ होती है ना, वो आपके पास होती है इम्यूनाइजेशन भी इसकी होती है, ठीक है। लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन होती है, 0.5 ml की डोज होती है उसकी। और एज इसकी होती है कि जो बच्चा होता है ना 9 मंथ्स ऑफ एज पे इसको लगा देते हैं। और इसके अलावा ये है कि ये जो वैक्सीन होती है इसको रेफ्रिजरेटेड रखा जाता है, ताकि स्टोर किया जाए इसको प्रॉपर। एडमिनिस्ट्रेशन इसकी डेल्टॉइड में हम लगाते हैं सबक्यूटेनियसली, यहाँ लेफ्ट डेल्टॉइड में ना सबक्यूटेनियसली यहाँ हम जो है आईम लगाते हैं इंट्रामस्कुलरली, ठीक है। और इसकी इम्यूनिटी जो होती है ना वो 11 से 12 दिन के अंदर आती है। वैक्सीन के 11 से 12 दिन के अंदर अंदर इम्यूनिटी आती है। और कॉन्टैक्ट्स ये हैं कि उनको भी हम जो है वो करते हैं, जो कि 3 डेज़ ऑफ एक्सपोजर के अंदर अंदर, ठीक है। मतलब इसका जो वैसे नेचुरल इन्फेक्शन होता है वो 10 दिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, लेकिन अगर वैक्सीन लगाते हैं तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 दिन का होता है। तो हम जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको जो है ना 3 दिन के अंदर, एक्सपोजर के 3 दिन के अंदर वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद ना इसका थोड़ा यह है कि इसकी थोड़े से एडवर्स रिएक्शंस भी हो सकते हैं, वो जो नॉर्मल होते हैं कि फ़ीवर हो सकता है और पेशेंट को, ठीक है। और फ़ीवर और रैशेज़ हो सकती हैं वैक्सीन लगाने की वजह से। कभी कभार टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है, या हमारे पास जो है वो डायरिया वॉमिटिंग के साथ पेशेंट आ सकता है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ था। और इसके अलावा कंबाइंड वैक्सीन आपको पता है कि इसमें MMR वैक्सीन लगाते हैं, जिसमें मीज़ल्स, मम्स और रूबेला के साथ, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन में अवेलेबल होती है। मीज़ल्स एंड रूबेला की MR वैक्सीन भी हो सकती है, या MMR भी हो सकती है, और MMRV भी हो सकती है, जिसमें वेरिसेला भी ऐड हो जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन इसकी जो होती है वो भी हम लगाते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। उसकी जो डोज़ होती है ना वो 0.25 ml होती है। जो वैक्सीन हमने देखी है, देखिए दूसरी एक्टिव इम्यूनाइजेशन वाली वो 0.5 ml वाली होती है, और जिसकी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है 0.25 ml वाली होती है, ठीक है। और ये जो है हम लगाते हैं इंक्यूबेशन पीरियड के शुरू के अंदर, ठीक है। और इसको जो है एक्सपोजर के 3 से 4 दिन के अंदर देना होता है। और अब इसका इतना हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि अब ना हमारे पास प्रॉपर अच्छी वैक्सीन है, ठीक है। तो हम इसको प्रेफर इतना नहीं करते कि हम डायरेक्ट उसको वैक्सीन ही लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो इसकी कंट्रोल मेजर्स वही हैं कि हमने क्या करना होता है, नोटिफिकेशन, आइसोलेशन, ठीक है। आइसोलेट करके उसको डिसइंफेक्ट करना होता है, जो रूम होते हैं उनको फ्यूमिगेशन करनी होती है, ठीक है। और क्वारंटीन इसमें नहीं नेसेसरी होता, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो इम्यूनाइजेशन कर देनी होती है पेशेंट्स की वो वैक्सीन के साथ। और जिनको वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। और जो सोर्स है उसकी इन्वेस्टिगेशन करके हम जो है ना इसकी डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास थोड़ा सा मीज़ल्स के बारे में था, जो आपको आइडिया होना चाहिए। पार्क से मैंने आपको बताया। मीज़ल्स के बारे में क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए 4th क्लास स्टूडेंट है और उसको जो है ना फ़ीवर है, मैक्युलोपेपुलर रैश है, और रैश कहाँ पर है, उसके फेस पे है और ईयर्स के पीछे है। मतलब अभी वो जो है ना इनिशियल स्टेज पे है, स्टार्ट हुई है। अब उसका डायग्नोसिस क्या होगा? जब भी रैश जो है वो स्टार्ट हो फ्रॉम द फेस, ठीक है, और ईयर्स के पीछे हो, तो इसको हम मीज़ल्स कंसिडर करते हैं। तो मीज़ल्स होगा ये डायग्नोसिस इसका। और इसके मेजर्स क्या होंगे? वही होंगे जो हमने पढ़े थे, नोटिफिकेशन, आइसोलेशन, और उसका डिसइंफेक्शन कर देना है, और उसके कॉन्टैक्ट्स को अवॉइड करना है कि वो किसी के साथ उसकी कॉन्टैक्ट ना हो, ठीक है। आइसोलेट करके रखना है उसको। और इसके अलावा उसको वैक्सीन करनी है, पैसिव इम्यूनाइजेशन और एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो हमने डिस्कस की है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है।
इसके अलावा उन्होंने पूछा हुआ है सेकंड क्वेश्चन में कि एपिडेमियोलॉजी को डिस्क्राइब करें। तो यहाँ पे एपिडेमियोलॉजी में आप उस तरह से लिखोगे एजेंट फैक्टर्स, होस्ट फैक्टर्स एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। एजेंट फैक्टर्स में वही है कि मीजल्स RNA पैरामॉक्सी वायरस है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन लिखोगे कि मीजल्स का केस है। इन्फेक्टिव मटीरियल आप लिखोगे कि सिक्रीशंस वगैरह है। कम्युनिकेबिलिटी लिखोगे कि जो प्रोड्रोमल पीरियड होता है उस दौरान होता है। इसके अलावा होस्ट फैक्टर्स में आप एज लिखोगे 6 मंथ्स एंड 3 ईयर्स के दरमियान में होता है मोस्टली। सेक्स में आप इक्वल बताओगे कि दोनों में इक्वल होता है। इम्यूनिटी में आप बताओगे कि जो है ना लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है। न्यूट्रिशन में आप बताओगे कि मैलरिश लोगों में होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आप टाइम, सीजन भी सीजन में हो सकता है। इसके अलावा प्लेस बताओगे कि क्राउडेड एरियाज़ जो होते हैं, पुअर हाउसिंग हो, पुअर सैनिटेशन हो, उस दौरान हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आप डिस्क्राइब करोगे। ट्रांसमिशन भी आप लिख सकते हो कि पर्सन टू पर्सन, ड्रॉपलेट न्यूक्लाई वगैरह के थ्रू होता है। और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। इनडायरेक्ट हमारे पास आर्टिकल सॉइल की वजह से होता है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 10 दिनों का होता है। ठीक है, फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ फीवर और 14 डेज टू द अपीयरेंस ऑफ रैश। इस तरह से आप एपिडेमियोलॉजी की डिस्क्राइब करोगे। दिस इज़ ऑल अबाउट मीजल्स।